चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां ना मोबाइल फोन की घंटी बजती है, न रात में बिजली की रोशनी है, मतलब कोई इंटरनेट का शोर शराबा नहीं। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 200 साल पहले 1800 के दशक के भारत की। अक्सर हम उस दौर को या तो बहुत रोमांटिक अंदाज में देखते हैं कि वाह सादा जीवन उच्च विचार था, या फिर उसे बस पिछड़ा और मुश्किल मान लेते हैं। पर सच्चाई क्या थी? क्या उस दौर के लोग आज से ज्यादा खुश थे या ज्यादा दुखी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक लेख के कुछ हिस्सों के जरिए, जो उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कह सकते हैं धुंधली सी तस्वीर दिखाता है। और ये तस्वीर मतलब कई परतों में है। इसे समझने के लिए उस वक्त के माहौल को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, ये वो दौर था जब मुगल सल्तनत का सूरज एक तरह से डूब रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक ताकत से धीरे धीरे एक राजनीतिक हुकूमत में बदल रही थी। तो पूरे देश में एक उथल पुथल मची हुई थी। इस बड़ी राजनीतिक कहानी के पीछे जो आम इंसान था, वो किसान जो खेत में हल चला रहा था या वो कारीगर जो शहर में काम कर रहा था, उसकी जिंदगी कैसी थी, यही देखना सबसे दिलचस्प है। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां आम इंसान की दुनिया शुरू होती है, उसके समाज, उसके गांव और रिश्तों से। स्रोत में जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है जीवन की रफ्तार। ऐसा लगता है जैसे वक्त बहुत बहुत धीरे धीरे चलता था। आज की तरह वो हर चीज तुरंत पाने की बेचैनी नहीं थी। गांव में एक अपनापन था, एक भाईचारा था। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये भाईचारा सिर्फ एक भावनात्मक पसंद नहीं था। ये उस दौर की सबसे बड़ी जरूरत थी। ये उस वक्त का क्या कहते हैं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम था। अच्छा। ज्यादातर आबादी गांव में रहती थी और जीवन पूरी तरह खेती पर निर्भर था। इसका मतलब ये था कि आपकी किस्मत मौसम से और एक दूसरे के साथ से बंधी हुई थी। मतलब अगर एक किसान का बैल मर गया तो कोई बीमा कंपनी नहीं थी। उसका बीमा उसका पड़ोसी था, उसका समुदाय था। पूरा गांव मिलकर उसकी मदद करता था, क्योंकि सबको पता था कि कल ये मुसीबत उन पर भी आ सकती है। अरे, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब समुदाय की भावना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म थी। स्रोत में बुजुर्गों की इज्जत का भी जिक्र है कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो बस। तो वो पत्थर की लकीर होता था। बिल्कुल। और इसका एक सीधा सा कारण था। उस समाज में ज्ञान किताबों में नहीं था, वो था अनुभवों में। और अनुभव का भंडार कौन थे? बुजुर्ग। उन्होंने कई मौसम देखे थे, कई अकाल झेले थे, कई बीमारियां देखी थी। इसलिए फसल कब बोनी है या गांव के किसी झगड़े को कैसे सुलझाना है, इस पर उनका फैसला तजुर्बे पर आधारित होता था। कोई चुनौती नहीं देता था। लेकिन क्या इस सामुदायिक भावना का कोई दूसरा पहलू भी था? मेरा मतलब है, क्या इससे व्यक्ति की आजादी पर कोई रोक लगती थी? अगर कोई गांव के नियमों को नहीं मानता तो क्या होता था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यकीनन व्यक्ति की आजादी आज की जितनी तो बिल्कुल नहीं थी। आपका जीवन समुदाय के नियमों से बंधा हुआ था। जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। आप क्या काम करेंगे, किससे शादी करेंगे, ये सब काफी हद तक पहले से तय होता था। और अगर आप इन नियमों को तोड़ते तो सजा होती थी, हुक्का पानी बंद। जिसका मतलब था सामाजिक बहिष्कार। हाँ बिल्कुल। और उस दौर में सामाजिक बहिष्कार शायद मौत से भी बदतर सजा थी, क्योंकि आप अकेले जिंदा ही नहीं रह सकते थे। तो एक तरफ सुरक्षा थी तो दूसरी तरफ कड़े बंधन थे, और ये बंधन शायद उनके काम धंधे में और भी साफ दिखते होंगे। स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोग किसान थे और उनकी जिंदगी मतलब हाड़ तोड़ मेहनत का दूसरा नाम थी। और ये जो हाड़ तोड़ मेहनत हम कहते हैं ना, आज के दौर में हम शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज हम जिम में 1 घंटा मेहनत करके थक जाते हैं। जरा सोचिए, सुबह सूरज उगने से पहले उठना, बिना किसी मशीन के, सिर्फ बैल और हल के सहारे पथरीली जमीन को जोतना, और सूरज ढलने तक यही करते रहना। बिल्कुल। स्रोत में एक लाइन है, नींद जल्दी आती थी क्योंकि शरीर दिन भर टूट चुका होता था। ये कोई कविता नहीं, ये उस दौर की हकीकत थी। और शहरों की कहानी तो इससे भी ज्यादा कहूँ तो डरावनी लगती है। स्रोत के मुताबिक वहाँ मिलों और फैक्ट्रियों में मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था, और मजदूरी के नाम पर सिर्फ कुछ आने मिलते थे। इन कुछ आनों का आज के हिसाब से क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि उस समय एक आने में शायद आधा किलो चावल भी मुश्किल से आता हो। मतलब दिन भर की कमरतोड़ मेहनत के बाद भी एक मजदूर अपने परिवार का पेट ठीक से नहीं भर सकता था। इसीलिए स्रोत में ये बात कही गई है, उस दौर का मजदूर खुद एक मशीन हुआ करता था। उसकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो सिर्फ उत्पादन का एक पुर्जा था। न कोई छुट्टी, न काम के घंटे तय, न कोई सुरक्षा। जब पैसों की इतनी कमी थी तो फिर रोजमर्रा का लेन देन कैसे चलता होगा, खासकर गांवों में?
यहीं पर काम आता था वस्तु विनिमय प्रणाली, या जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ये एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी एक तरह से। किसान अपनी फसल के बदले कुम्हार से मटके ले लेता, लोहार से खेती के औजार बनवा लेता, और जुलाहे से कपड़े। हाँ, इसमें पैसा बीच में नहीं आता था। ये सिस्टम तब तक ठीक काम करता था जब तक जरूरतें सीमित थीं। लेकिन इसकी एक बड़ी सीमा थी। आप अपने गांव से बाहर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। और इस पूरी आर्थिक तंगी के ऊपर अंग्रेज सरकार का टैक्स का बोझ भी था। स्रोत कहता है कि ये टैक्स बहुत भारी होता था। इसका किसानों पर क्या असर पड़ता था? इसका असर, मैं कहूंगा, विनाशकारी था। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था ऐसी थी कि चाहे फसल हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, आपको लगान चुकाना ही है, और वो भी नकद में। और किसान के पास नकद पैसा तो होता नहीं था। बिल्कुल। तो उसे अपनी फसल साहूकार को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ती थी, या फिर उससे कर्ज लेना पड़ता था। और ये कर्ज एक ऐसा जाल था जिससे किसान की पीढ़ियां भी बाहर नहीं निकल पाती थी। जमीन साहूकार के पास गिरवी रहती और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाता था। तो एक तरफ किसानों और मजदूरों का ये संघर्ष था, लेकिन जिस जमीन पर वो ये मेहनत कर रहे थे, वो जमीन आज से बहुत अलग दिखती होगी। स्रोत में दिया गया एक आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। उस समय के अखंड भारत की आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी। हाँ, सिर्फ 16 करोड़। आज तो अकेले उत्तर प्रदेश की आबादी इससे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी एक आंकड़े की वजह से पूरी तस्वीर बदल जाती है। कल्पना कीजिए, चारों तरफ मीलों तक फैले जंगल, घनी हरियाली और शहरों के नाम पर कुछ छोटे छोटे केंद्र। आज जिसे हम वाइल्डनेस या जंगल कहते हैं, वो उस समय की सामान्य हकीकत थी। प्रदूषण का तो सवाल ही नहीं था। अरे बिल्कुल नहीं। नदियां इतनी साफ थीं कि आप सीधे पानी पी सकते थे, और हवा एकदम ताजा। पर्यावरण के लिहाज से वो एक जन्नत थी। लेकिन हर जन्नत की अपनी कुछ मुश्किलें होती हैं। इन घने जंगलों का मतलब था जंगली जानवरों का खतरा। हाँ, और ये खतरा हमेशा बना रहता था। शेर, चीते, तेंदुए, जहरीले सांप, ये सब गांव के आसपास ही घूमते थे। उस समय इंसान फूड चेन में आज की तरह सबसे ऊपर नहीं था, ये समझना होगा। सही बात है। गांव और जंगल के बीच की सीमा बहुत धुंधली थी। स्रोत में ऐसे कई किस्सों का जिक्र मिलता है जहां रात में जानवर गांव में घुसकर मवेशी या कभी-कभी इंसानों को भी उठा ले जाते थे। और इस खतरे को कई गुना बढ़ा देती होगी एक और चीज की कमी, और वो थी बिजली। हाँ, ये सोचना भी आज नामुमकिन लगता है कि सूरज ढलते ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। स्रोत बताता है कि भारत में बिजली पहली बार 1880 में आई, वो भी सिर्फ कलकत्ता जैसे बड़े शहर में। हाँ, और गांव तक पहुंचने में तो आधी सदी से ज्यादा लग गई। जन्नत की अपनी कुछ मुश्किलें होती हैं। इन घनी जंगलों का मतलब था जंगली जानवरों का खतरा। हाँ, और ये खतरा हमेशा बना रहता था। शेर, चीते, तेंदुए, जहरीले सांप, ये सब गांव के आसपास ही घूमते थे। उस समय इंसान फूड चेन में आज की तरह सबसे ऊपर नहीं था, ये समझना होगा। सही बात है। देखिए, बिजली का ना होना सिर्फ रोशनी का ना होना नहीं है, ये जीवन के हर पहलू को बदल देता है। इसका मतलब है कि आपके काम के घंटे सिर्फ दिन के उजाले तक सीमित हैं। सूरज ढलते ही पढ़ाई लिखाई बंद, ज्यादातर काम धंधा बंद। रात का मतलब था घर के अंदर दुबक कर बैठना। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बहुत गहरा असर था। रात में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को सांप काट ले, तो वैद्य या हकीम तक पहुंचना या उसका इलाज करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अंधेरा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जीवन की इन चुनौतियों का असर लोगों के रहन सहन पर भी दिखता होगा। पहनावा, खान पान, ये सब कैसा था? पहनावा बहुत ही सादा था और मौसम के अनुकूल। पुरुष आमतौर पर धोती, गमछा या कुर्ता पहनते थे, महिलाएं साड़ी। कपड़े हाथ से बुने होते थे और बहुत मजबूत होते थे। अच्छा। स्रोत में 1875 की एक तस्वीर का जिक्र है, जिसमें कुछ पढ़े लिखे शहरी लोग अंग्रेजों के असर में कोट पैंट पहने दिख रहे हैं। तो ये एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव की आहट थी जो शहरों से शुरू हो रही थी। बिल्कुल। और खान पान के बारे में स्रोत कहता है कि लोग घर का बना शुद्ध खाना खाते थे। इसका उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता होगा? सेहत पर दो चीजों का असर था। एक, खाना ताजा और मिलावट रहित होता था। जो खेत में उगता था या जो जानवर पाले जाते थे वही खाया जाता था। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई जंक फूड नहीं। और दूसरा, शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा थी। पानी भरने से लेकर आटा पीसने तक हर काम में शरीर का इस्तेमाल होता था। इस वजह से लोग शारीरिक रूप से बहुत मजबूत होते थे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? वो है आधुनिक चिकित्सा का अभाव।
लोग मजबूत जरूर थे, लेकिन औसत आयु आज से बहुत कम थी। हैजा, प्लेग या चेचक जैसी महामारियां आती थीं और पूरे के पूरे गांव साफ हो जाते थे। सही बात है। मामूली चोट या इन्फेक्शन भी जानलेवा साबित हो सकता था, क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो थी ही नहीं। बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो जहां जीवन शैली ने उन्हें मजबूती दी, वहीं विज्ञान की कमी ने उन्हें बहुत असुरक्षित भी बना रखा था। और एक और चीज की कमी थी जिसका जिक्र स्रोत में है, वो है शिक्षा। सिर्फ 10% लोग पढ़े लिखे थे। इस 90% निरक्षरता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? इसका प्रभाव बहुत गहरा था। निरक्षरता का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। इसका मतलब था कि वो सरकारी दस्तावेज, कर्ज के कागजात या जमीन के पट्टे नहीं पढ़ सकते थे। ओह, तो इससे उनका शोषण करना बहुत आसान हो जाता होगा। बिल्कुल, साहूकारों और अधिकारियों के लिए बहुत आसान हो जाता था। दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सुनी सुनाई बातों या अपने गांव तक ही सीमित था। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें पता ही न था कि उनके अधिकार क्या हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब जीवन इतना कठिन था, शिक्षा नहीं थी, तो लोग अपना मन कैसे बहलाते होंगे? मनोरंजन का क्या साधन था? मनोरंजन के साधन आज की तरह व्यक्तिगत और डिजिटल नहीं थे। वो सामुदायिक और सामाजिक थे। मोबाइल या टीवी की स्क्रीन में अकेले खो जाने का कोई विकल्प तो था नहीं। मनोरंजन के लिए आपको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती थी। शाम को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर भजन कीर्तन करना, लोक कथाएं सुनना सुनाना, लोक गीत गाना या कबड्डी जैसे देसी खेल खेलना, ये सब मनोरंजन के तरीके थे। मतलब मनोरंजन भी रिश्तों को मजबूत करने का एक जरिया था। बिल्कुल। त्योहार साथ मिलकर मनाए जाते थे। शादी ब्याह में पूरा गांव शामिल होता था। दुख और सुख साझा होता था। आज का मनोरंजन हमें अक्सर एक दूसरे से काटता है। उस दौर का मनोरंजन लोगों को एक दूसरे से जोड़ता था। वो एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक तरह का कम्युनिटी एंगेजमेंट था। तो कुल मिलाकर 1800 के भारत की एक बहुत ही मिलीजुली, एक विरोधाभासी तस्वीर उभरती है। एक तरफ है सुविधाओं की कमी, भयंकर गरीबी, शोषण और हाड़तोड़ मेहनत, तो दूसरी तरफ है मजबूत सामाजिक रिश्ते, सादा और सक्रिय जीवन, शुद्ध पर्यावरण और शायद एक तरह की मानसिक शांति जो आज दुर्लभ है। खुशी और दुख के पैमाने ही हमसे बिल्कुल अलग थे। उनकी सबसे बड़ी चिंताएं शारीरिक थी। क्या आज खाने को मिलेगा? क्या हम अगली महामारी से बच पाएंगे? क्या जंगली जानवर से खतरा है? और हमारी ज्यादातर चिंताएं मानसिक और मनोवैज्ञानिक हैं। हाँ, करियर का तनाव, रिश्तों का अकेलापन, भविष्य की अनिश्चितता। स्रोत की एक पंक्ति इस पूरी बहस को बहुत खूबसूरती से समेटती है। सुविधाएं कम थीं, लेकिन दिल बड़े थे। जीवन कठिन था, लेकिन रिश्ते सच्चे थे। ये वाक्य उस पूरे दौर का सार बता देता है। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि विकास और प्रगति का असली मतलब क्या है। हमने तकनीकी और भौतिक रूप से बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बिजली, इंटरनेट, दवाइयाँ, गाड़ियाँ, इन चीज़ों ने हमारे जीवन को आसान और लंबा बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या इस प्रक्रिया में हमने सामाजिक रूप से कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें खो दी हैं, जैसे वो सामुदायिक भावना, रिश्तों की गहराई या प्रकृति से हमारा जुड़ाव? ये स्रोत हमें सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, बल्कि हमारे वर्तमान का मूल्यांकन करने के लिए एक आईना दिखाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हमने आराम तो पा लिया, लेकिन क्या उस आराम की कीमत हमने शांति और अपनेपन को खोकर चुकाई है? और इसी सोच के साथ सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आपको आज के जीवन में उस दौर की कोई एक चीज वापस लाने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? वो सामुदायिक भावना, वो सादा जीवन या वो शुद्ध पर्यावरण? और उस दौर की किस एक चीज को, जैसे बिजली की कमी या चिकित्सा का अभाव, आप हमेशा के लिए पीछे ही छोड़ देना चाहेंगे?